हम लोग अभी हमने 5 टॉपिक लिखा है, 5 शब्द, इसको थोड़ा समझते हैं। बोली क्या है, बी भाषा क्या है, उपभाषा क्या है, राज्य भाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है। तो देखना ध्यान से, बोली जो होता है वो एक छोटे से किसी क्षेत्र में बोला जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं बोली, है ना। छोटे से एरिया में अगर बोला जाएगा, क्षेत्रीय इसमें जुड़ा रहेगा, मतलब क्षेत्रीय मतलब एकदम सीमित क्षेत्र में कुछ लोग बोल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे बोली। बोली जब अपना क्षेत्र विस्तार करता है, कुछ लोग और हो जाते हैं, कुछ क्षेत्र और ऐड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं विभाषा, मतलब इसका थोड़ा विस्तार हो गया। और यही थोड़ा और विस्तार होता है तो वो किसी भाषा का मुख्य भाग बन जाता है तो उसको हम उपभाषा बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? उपभाषा बोलते हैं। और हिंदी में 5 उपभाषा है, इसको हम लोग जानेंगे। अगला है राजभाषा। तो राजभाषा क्या होता है कि कोई देश होगा, वो अपने संविधान में या अपने नियमावली में कुछ लिख देगा कि हम फलाना भाषा को राजभाषा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? राज्यभाषा। और राज्यभाषा बनाने का मतलब है कि वह देश अपने सभी सरकारी कार्यालय में, सरकारी कामकाज में उस भाषा का प्रयोग करेगा। जैसे भारत देश की बात करते हैं तो भारत ने अनुच्छेद 343, कौन? अनुच्छेद 343 में यह लिखवा दिया 14 सितंबर के दिन। किस दिन? 14 सितंबर 1949। हाँ, 1949। तो 14 सितंबर 1949 को आर्टिकल 343 में यह लिखवा दिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भारत की क्या होगी? राजभाषा होगी। किसमें? अनुच्छेद 343 में। और 14 सितंबर 1949 को यह बातें लिखी गई थी, इसीलिए हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय, कौन जी? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को और कुछ मनाते हैं क्या? बोलो। 14 सितंबर को और कुछ मनाते हैं? क्या मनाते हैं? अच्छा, बाल दिवस कब मनाते हैं? नवंबर को मनाते हैं। चलो ठीक है, 14 से जुड़ा हुआ मामला है। तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं और ये सितंबर है तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये क्यों मना रहे हैं? क्योंकि उसी दिन हमने संविधान में इसको जगह दिया है, तो उसके सम्मान के लिए, उसको प्रोत्साहन के लिए या उसके महत्व को ध्यान में रखकर हम 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। कोई बता पाएगा कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय, बोलो। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? कोई बताएगा? अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस याद रखना है 10 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 जनवरी। अब कहोगे ऐसा क्यों, 10 जनवरी को ही क्यों मना रहे हैं अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस? तो देखो ध्यान से, आपको एक चीज यहाँ याद रखनी है। अनुच्छेद 343 जो है भारत के जो संविधान है, उसमें अनुच्छेद 343 में इस दिन कहा गया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब दूसरे आर्टिकल में हिंदी का कहीं वर्णन ही नहीं है। एक्चुअल में 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक हिंदी का वर्णन है, ठीक है। और 51 में लिखा गया है, 51 में लिखा गया है कि भारत का यह कर्तव्य होगा, भारत जो संघ है, जो राज्यों का जो संघ है, इस संघ का यह कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा? कि वह हिंदी को प्रोत्साहित करेगा। चूंकि भारत सरकार या भारतीय जो संघ है वो अपने सरकारी कार्यों में, सरकारी कामकाजों में अगर हिंदी का यूज कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि उसका मोटिव है या ज्यादा उस भाषा को बोलने वाले लोग उसी देश में है, तभी ना। अभी आपको जानकारी हो 43% लोग हमारे देश में हिंदी को जानते हैं और बोलते हैं, ठीक है। तो अब इतनी परसेंट मतलब अधिक संख्या है, बोलने वाले लोगों की अधिक संख्या है और इसी भाषा में सब कार्य हो रहे हैं। और कोई एक राज्य किसी दूसरे राज्य से कोई बातचीत करेगा तो वह हिंदी में ही पत्र लिखेगा। भारत सरकार से अगर किसी राज्य को, जैसे बिहार राज्य को अगर भारत सरकार से कुछ कहनी है, अपील करनी है, तो वह हिंदी में ही लिखेगा। ऐसा क्यों? मान लो कि एक तमिलनाडु की सरकार है, एक बिहार सरकार है, उसको बातचीत करना है, तो अब तमिलनाडु वाली सरकार है, वो तमिल भाषा में कुछ लिख के बिहार के पास भेज दे और बिहार वाले तो भोजपुरी जान रहे हैं ज्यादातर लोग, इसको समझ ही नहीं तो झगड़ा हो जाए। अब क्या लिख दिया हो
तो इस दुख को दूर करने के लिए संविधान में ही लिख दिया कि कोई एक दूसरे स्टेट अगर बात करेंगे तो उनको हिंदी में ही बात करना है। किसी देश के पास राज्य को अगर भारत संघ के पास आना है, भारत सरकार के पास, तो उस समय भी हिंदी लैंग्वेज का यूज करना है। इट मीन्स सरकारी कामकाज जो भी है वो हिंदी में ही चलेगा। अब इतना हम हिंदी को दे रहे हैं, महत्व स्थान दे रहे हैं, तो क्या हम हिंदी का एक दायित्व तो नहीं रखते कि इसको विस्तार किया जाए? और आपको पता है दक्षिण भारत में हिंदी कम बोली जाती है, उत्तर भारत में तो हिंदी खूब बोली जाती है, दक्षिण भारत में कम बोली जाती है। केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, उधर तो कम बोला जाता है हिंदी। तो अगर वो लोग हिंदी नहीं सीखेंगे तो आने वाला दिन में हम भाषाई आधार पर भी तो विभाजन हो सकता है। तो हम क्या चाहते हैं कि वे लोग भी हिंदी बोले ताकि एक कनेक्टिविटी बने। तो भारत सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। तो आर्टिकल 351 में यह लिखवा दिया कि हिंदी को भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह हिंदी को प्रोत्साहित करेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो चेन्नई शहर है कई चीजों के लिए फेमस है, पर एक चीज के लिए फेमस है, हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यालय बनाया गया है दक्षिण भारत में। तो चेन्नई में वो जो कार्यालय है हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए, वो आसपास के लोगों को उसमें जागरूकता फैलाती है हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, एक बात याद रहेगा। दूसरे, भारत सरकार भिन्न भिन्न समय पर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कराती है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन अलग अलग देश में, भारत में। तो प्रथम बार जब अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था तो कहां से हुआ होगा, सोचो? भारत से ही, नागपुर में हुआ था पहली बार भारत में। तो भारत में नागपुर में हुआ 10 जनवरी से 14 जनवरी, 10 से लेकर 14 जनवरी 1975। 10 से 14 जनवरी 1975 में भारत में अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था। क्या लगता है तुम्हें उस समय प्रधानमंत्री कौन था भारत का? इंदिरा गांधी सर, मतलब सर आपात का खाना सर, लगभग वही होंगी सर। 1975 में लगा था ना, लेकिन जून में लगा था, 25 जून को। तो अभी आपातकाल लगा नहीं है, प्रधानमंत्री है तब तो लगाएगी। तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और मॉरिशस के जो व्यक्ति है वो उसका अध्यक्षता किया था। तो इस बात को ध्यान रखना है, मॉरिशस देश के। तो एक इंटरनेशनल हिंदी सम्मेलन हुआ था। शुरू कब हुआ था? 10 जनवरी। इसलिए हम कहते हैं इंटरनेशनल हिंदी दिवस को हम रखते हैं कहां पर? 10 जनवरी को। और ये अब बार बार जब जब भारत सरकार को फुर्सत मिलेगा, टाइम मिलेगा, जब खुश रहेगा, मियाज जब अच्छा रहेगा तो मनाया जाएगा। तो संविधान में नहीं लिखा कि हर साल मनाना है, 2 साल पे मनाना है, ऐसा नहीं लिखा। वो कहा जब इच्छा होगी, तुम्हारा कर्तव्य है इसको बढ़ाना, तुम हमको जो मर करे बढ़ा लो। तो अगर आपसे अगर पूछा जाए अब तक इंटरनेशनल हिंदी दिवस कितना मनाया जा चुका है, तो आपके पास क्या जवाब होगा? बताइए, तुमको तो सब पता रहता, बोलो। तो अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस अब तक 11 मनाया जा चुका है। कितना मनाया जा चुका है? 11। अब 12वां की तैयारी होगी, लेकिन अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और 11वां जो मनाया गया था 2018 में मनाया गया था। आपको जो PDF मिलेगा उसमें पहला, दूसरा, तीसरा सारा डेट ये सब कुछ आपको मिलेगा, अध्यक्ष कौन था, ये कंप्लीट आपको उसमें दिया रहेगा। तो आप उसको पढ़ लेंगे एक बार फिर से। लेकिन ध्यान क्या रखना है, दूसरा याद रहे चाहे ना रहे चलेगा, पहला याद होना चाहिए, है ना, कि पहले कब हुआ था। तो 1975 10 जनवरी से 14 जनवरी, और 10 जनवरी को हुआ था शुरू, इसलिए अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो हमारे संविधान में कंप्लीट जानकारी दिया गया है किस चीज के बारे में? हिंदी के बारे में। आर्टिकल 343 से लेकर 351। कोई ये ना समझ रहा है कि अरे मास्टर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा है। हिंदी जहां जहां है वहां मैंने सब खोद लेना है। 2 महीना में इतना निपटाना है कि फिर हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब देखो, तो ये राजभाषा है। तो भारत ने अपनी राजभाषा क्या बनाया है? हिंदी। और अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, राष्ट्रभाषा पे आते हैं। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है वहां के जो बहुसंख्यक लोग होते हैं। जो बहुसंख्यक मतलब क्या होता है? जिनकी संख्या ज्यादा है। तो उस देश के जो बहुसंख्यक लोग होते हैं वो उस भाषा को बोलते हैं। इसका मतलब कि सब लोग बोलेंगे। उस देश के बहुसंख्यक लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसको राष्ट्रभाषा बनाया जाता है। लेकिन भारत में राष्ट्रभाषा बनाया गया है कि नहीं? नहीं बनाया गया। कहा गया कि हमारे देश में भाषाई विविधता बहुत ज्यादा है। इतना विविधता है कि पूछो नहीं, है ना। 3 कोस पे भाषा बदल जाएगी।
है कि नहीं? चीजें चेंज हो जाती कि नहीं, बोली चेंज हो जाता है। तो राष्ट्रभाषा हम एक भाषा को, हिंदी को नहीं बना सकते। इस पर वोटिंग वगैरह भी हुआ था, संविधान सभा में कंप्लीट चर्चा हुआ था, है ना। माहौल ऐसा था कि जो कहते कि हिंदी राष्ट्रभाषा बनाएंगे तो दक्षिण वाले अड़ जाते थे, है ना। तो बहुत कंपटीशन था। तो हमने बाद में सर्वसहमति से क्या डिसाइड किया कि हम राष्ट्रभाषा नहीं बनाते हैं, हम राज्यभाषा बनाते हैं। सोचो, अगर संयोग से भी किसी बाहर वाले को पता चल जाए ना कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए, तो संसद भवन के आसपास घूमता था, एज्यूम करो, हम एज्यूम कर रहे हैं, हाथ बांध के नेता से पूछता है, सुने हैं कि राष्ट्रभाषा बना रहे हो हिंदी? माथा फिर गया क्या तुम्हारा? तो वो बोलेगा कि नहीं ना, राष्ट्रभाषा कहाँ बना रहे हैं। बस आर्टिकल में हमने लिखवा दिया है कि हम, जो भारत सरकार है ना, जो लिखा पढ़ी होगा सब हम हिंदी में करेंगे, बाकी तुम्हें जो करना करो ना, हमको सब कोई मतलब नहीं। तो भारत सरकार को समझाना पड़ा। अगर राष्ट्रभाषा अगर बना देता तो क्या कहता, हाँ राष्ट्रभाषा बनाए हैं, तुम्हें जितना जल्दी सीखना है सीख ले, नहीं तो खैर नहीं तुम्हारा। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना पश्चिमी पाकिस्तान से जाके पूर्वी पाकिस्तान में, जो आज बांग्लादेश है, उसमें जाके क्या कहा मोहम्मद अली जिन्ना, हम उर्दू को बना रहे राष्ट्रभाषा, जितना जल्दी सीखना है तमिल वहां बंगाली भूल कर उर्दू सीखो। लोग का ही तो माथा फिर गए इसका। और देखो, अब भाषाई आधार पर इतना स्ट्रगल है यहाँ पर कि बाद में वो दोनों टूट गए। कई कारण और भी हैं, पर एक चीज यहाँ पे दिखता है, तो हम भारत में इतना विविधतापूर्ण देश में हम राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते। और यदि किसी के मन में ये आ भी रहा है कि राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए, कुछ लोग तो मिल जाएंगे व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी वाले, क्या बोलेंगे, उस समय बनाते तो बन जाता, अब थोड़ा मुश्किल है। तो मैं उनके लिए बता दूं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पश्चिम के जो सिस्टम है उससे प्रेरित है। उनको क्या लग रहा, सम्मान हो रहा है कि राष्ट्रभाषा हिंदी। अरे भाई क्यों बनाना इतना तुले हो, काम सब चल रहा है ना। बोली की भाषा, भारत जैसे देश में, स्वतंत्र देश में रहोगे और किसी को बोल देखो हिंदी बोलना है, तो काती के स्वतंत्रता भाई, उसकी मर्जी, जो बोलना है बोल ले, है कि नहीं। उसको जो बोलना है वो बोले, तुम कौन होते हो उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। जो बोलना है वो बोलो ना, तुमको जो काम है। अब सरकारी लेख लिखना है लिख दो, उसको प्रॉब्लम होगा, मन करेगा सीख लेगा, है कि नहीं। हम किसी को प्रेशर क्यों देंगे। अब हम जर्मनी जैसे देश की बात करें, फ्रांस जैसे देश की बात करें, तो वहां तो फ्रेंच चलेगी ना। सब लोग, छोटा सा देश है, तुम्हें क्या लग रहा है, छोटा सा ही है, और आसपास के जो लोग कनेक्टिविटी है, और सब लोग एक ईसाई धर्म से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं एक भाषा, एक चीज से जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो भाषाई विविधता है वो बहुत कम है, नहीं के बराबर। तो वो तो राष्ट्रभाषा रख ही सकते हैं। जब वो राष्ट्रभाषा रखेंगे तो सब कोई कहेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि सब उसी भाषा को बोल रहे हैं, है कि नहीं। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा, तुम्हें लग रहा है कि उत्तर भारत में आंदोलन होगा? नहीं होगा, क्योंकि 11 राज्यों में बोली जाती है, और 11 राज्य वाले तो कहेंगे ठीक है ठीक है, पर बाकी वाले कहेंगे भाई हमको काहे दरकिनार कर रहे हो। तो हम भारत जैसे देश भी, इतना विविधतापूर्ण देश में रह रहे हैं, तो हमें कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, है ना। क्योंकि हम विविधतापूर्ण देश में रह रहे हैं, और हमें एक भाषा को लेकर के, भाषाई आधार पे अगर हम कुछ करेंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? यूरोपीय देशों की परिस्थितियां, स्थितियां अलग है, हमारे देश की अलग है। हम अद्वितीय है, किसी के जैसा नहीं, अलग है। वो लोग जो सिस्टम, हम क्यों उसका अनुकरण करें। तुम देखो, जब संविधान लिखा रहा था तो लोकतंत्र, ब्रिटेन में लोकतंत्र था, और अमेरिका की बात करो तो वहां गणतंत्र था, ठीक है। तो भारत वाले ने 60 किताबों को जब पढ़ा, 60 संविधान को, तो हमने, कहने के लिए बहुत लोग कहते हैं कि हमने ब्रिटेन से बहुत कुछ लिया है ब्रिटेन से, ये बात हम मान रहे हैं, लेकिन सब नहीं लिए हैं। वहां राष्ट्रपति, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसका चुनाव नहीं होता, अमेरिका में होता है। तो अमेरिका वाला भी ये नहीं कहेंगे कि हमसे सब ले लियो, वहां से भी नहीं लिए हैं। वहां अध्यक्षीय शासन चल रहा है, हमारे पास संसदीय चलता है। तो हमने क्या किया, उस समय जो था ना, सबको मिला के एक बना दिया। कहा कि सब लोग क्या सोचते थे, चर्चिल क्या बोला था एक बार, कि इंडिया नहीं राष्ट्र था, नहीं राष्ट्र बनेगा, बना के दिखा दे। अब चर्चिल भी माथा ठोक लिए होगे, अगर रहते आज तक वो भी माथा ठोक लेते कि कितना अद्वितीय आदमी है सब। बताओ, एक मैसेज क्या दिया गया उस समय, अनेकता में एकता। कोई दुनिया नहीं जानता था ये अनेकता में एकता क्या होता है। भारत के संसद भवन ने, जो संविधान सभा था, उसने कहा कि हम अनेकता में एकता लाएंगे। लोग कहे अच्छा देखते हैं, आज वो लोग नहीं है,
नहीं तो देखते, है कि नहीं। तो हमारी अलग बात, हमने सबको मिला दिया तो मिलाकर एक नया चीज बनाया, तो क्यों हम किसी दूसरे का कॉपी करेंगे बताओ। एक होता है ना, उस समय जब हमारा देश बना था तो आपको जानकारी होगा, उस समय समाजवादी सिस्टम चलता था और एक चलता था पूंजीवादी सिस्टम। रसिया में समाजवादी था, सारा उत्पादन और सेवाओं पर सरकार का नियंत्रण होता था। अमेरिका में पूंजीवादी मॉडल चलता था, सारा धन संपत्ति जो भी है वो व्यापारियों का होता था, है ना। पूंजीवादी और समाजवादी अपने 10वां में पढ़ा था। अब ये मॉडल चल रहा था, अब बात ही भारत कौन सा अपनाए, तो भारत का हम किसी को क्यों कॉपी करें, वो कहा दोनों ले लो, तो हमने मिश्रित अपना लिया तो हमने कहा कुछ रहेगा सरकारी, कुछ रहेगा प्राइवेट तो कहीं ना कहीं हम ना मध्यम मार्ग वाले हैं। गौतम बुद्ध हमारे ही देश से हैं, है ना। उन्होंने बौद्ध धर्म चलाया था और उसमें उन्होंने मध्यम मार्ग की बात कही थी। हम हमेशा अपना रहे हैं मध्यम मार्ग, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम बौद्ध धर्म से इंस्पिरेस है, हमारे नेचर ही ऐसा है। और कहीं ना कहीं हमको देखो, अगर हमको कोई एगो किताब दे दे, हम एक पढ़ के संतुष्ट नहीं होते, हम 4 किताब पढ़ते हैं फिर एक नया लिखते हैं तो तुम्हारा अगर नोट अगर दिया जा रहा है, पीडीएफ दिया जा रहा है, तो ये ना समझना कहीं से एगो हो गया कॉपी। कॉपी तो है, इसमें बहुत कुछ मिलाया गया है और कई जगह से वेरीफाई किया गया है कि ये है कि नहीं, है ना। और यही कारण है कि हमको ज्यादा समय लग जाता है पढ़ने में। एक चैप्टर समझना है दो दिन लग जाता है छोटी सी चैप्टर समाप्त करने में। लेकिन हाँ, जब चैप्टर समाप्त हो गया तो तुम जो पूछोगे इधर उधर डायमेंशन सब बता सकते हैं, मैक्सिमम चीजें बता सकते हैं, परिपूर्ण तो कोई हो नहीं सकता, है कि नहीं। आगे आते हैं फिर। तो याद क्या रखना है, अब तक हमने क्या पढ़ा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, कोई बता पाएगा क्या, अब बताओ सर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय 14 सितंबर, हाँ महीना भी याद रखना है, 14 सितंबर, ठीक है। अब खड़ा हो जाओ। 14 सितंबर के बाद आपको बताना है इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं। 10 जनवरी। पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हिंदी दिवस कब मनाया गया था। अंतरराष्ट्रीय हिंदी 14 नवंबर। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस पहली बार अगर एथी हुआ था, सम्मेलन हुआ था, तो 10 जन से 14 जन 1975 में हुआ था। ड्यू टू दिस रीजन सॉरी, इस कारण से हम लोग अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। अब तक कितना हो चुका है इंटरनेशनल सम्मेलन, 11 हो चुका है और 11वां जो हुआ था 2018 में हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमको फर्स्ट वाला याद रखना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। बढ़ जा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के बारे में वर्णन है। 351 सही है। तो ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, 343 से 351। तो अनुच्छेद 351 से 343 से 351, ये अच्छा रहेगा, है ना पूरी बात। और 341 में क्या लिखा हमने, 14 सितंबर 1949 को हमने लिखा कि भारत संघ का राजभाषा हिंदी होगी, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि भी थोड़ा ध्यान रखोगे, लिपि कौन सा होगा, देवनागरी होगी। जो हम ये लिखते हैं ना क, तो ये लिपि कौन सा है, देवनागरी। और ये लिखते हैं ए, तो ये कौन सा लिपि है, रोमन। और ऐसा कुछ लिख दे, ऐसा कुछ ऐसा, और भी फारसी है। तो ये एक्चुअल में कुछ है नहीं, मान लो चाइनीज है क्योंकि वो तो किसी को समझ नहीं आते, आंख छोटा सा रहता है, ऐसे करते हैं हमको लिखने नहीं आता चाइनीज, पर ऐसे फुल हमने देखा है सर एक क्वेश्चन है सर, यहाँ पे हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्या मना रहे हैं सर, कि अपनाया गया सर राज्य में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाना चाहिए ना सर। देखो ये बात सही है, पर हम राष्ट्र अपने देश में मना रहे हैं इसलिए उसको राष्ट्रीय दिया गया है नाम, ठीक है। और पूरी दुनिया के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम अंतरराष्ट्रीय मना रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमारे विभिन्न देशों में जो दूतावास हैं, जहां एम्बेसडर लोग रहते हैं, जो सिविल सर्विस से पास होकर जाते हैं वहां पे, तो मान लो अमेरिका में कोई दूतावास है, चाइना में दूतावास है, तो जो दूतावास है ना हमारे ना, उसमें 10 जैन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी दिवस। भारत में अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाएगा, इधर तो थोड़ा सा भी नहीं दिखेगा, लेकिन जहां दूतावास है वहां खूब सेलिब्रेट किया जाता है। और कारण क्या है, हम हिंदी को कोशिश कर रहे हैं कि ये फैले, क्योंकि भारत के संविधान अनुच्छेद 351 में ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है कि वह इसको बढ़ावा देगी। कोई दिक्कत किसी को। आते हैं
अगला टॉपिक अब देखो, अब हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप भाषा जान रहे हो, हिंदी के बारे में कुछ जान रहे हो, लगभग कुछ चीज़ें आप जान रहे हो। अब हम चाह रहे हैं कि इसको इतिहास से, हिंदी का जो विकास हुआ है वहाँ से अब शुरू किया जाए कि ये संस्कृत से किस तरह से रूप बदलते हुए आज तक हिंदी पहुँचा है। तो हम थोड़ा इसके विकास पे बात करेंगे, उसके पूरा अतीत से वर्तमान तक। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब हम बात करते हैं हिंदी के विकास से पहले मानव के विकास के बारे में, है ना। तो आपको पता है कि अगर सबसे प्राचीनतम मानव की अगर बात किया जाए तो वो अफ्रीका से प्रमाण मिलता है, साइंटिफिकली प्रूवन है, अफ्रीका में ये प्रमाण मिलता है। अफ्रीका से वो विभिन्न महाद्वीपों में धीरे धीरे फैल गए, इतना तो सबको पता है। ये जो मानव होते हैं, जब इनका हुआ था तो इंग्लिश में लिखा जाता है एनिमल, ह्यूमन एनिमल, है ना। मानव एक सामाजिक प्राणी है, और ये अगर इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तो एनिमल ही होता है। तो हम लोग भी एक जानवर के समान ही है इस पृथ्वी पर, मतलब हमारी भी एक उपजातियां जातियां इस तरह से है। तो जिस तरह से सभी जीव जंतु हैं, हम भी जीव जंतु हैं, है ना। जीव विज्ञान में यही माना जाता है। लेकिन हमारी बौद्धिक क्षमता या परिस्थितियां ऐसी होती गई कि हमें सोचने समझने और डेवलप होने का मौका मिला, तो हम लोग डेवलप होते गए और इसमें हमने भाषा को बना लिया। कैसे हुआ? देखो, कोई भी भाषा एक दिन में तैयार नहीं होती। शुरू में जब मानव हुआ, जब उसकी क्षमताएं बढ़ रही होगी, तो आमतौर पे आपने फिगर वगैरह देखा होगा बायोलॉजी में कि वो पहले 4 पांव से चलता था, मतलब 2 हाथ ये यूज होता था उसको चलने में। तो वो हमेशा ऐसे, जो बंदर आप देख रहे हो, है ना, ये बड़ा सा पूंछ और ये उसका पांव होता था, इधर पांव, है ना। तो ये एकदम प्रॉपर मानव ऐसा था, बड़ा सा पूंछ। अब सोचो वो दिन चलता तो तुम लोग भी अपना पूंछ लेके बैठते, हम भी अपना पूंछ ऐसे उठाते, फिर कंधा पर रख लेते, अभी चलते हैं। और कोई तुम्हें पूंछ खींच देता तो कैसे होता? तो मानो उस समय पूंछ वाला आदमी था, और उसकी पूंछ की पूंछ थी है ना। तो ये मानव है। अब आपको पता है, जब घास बहुत होने लगे इस पृथ्वी पर, क्या होने लगे? घास। तो अब उसको कुछ देखना हो तो मान लो 6 फुट का घास से जमा हुआ है, तो अब इसे कैसे झाड़ी में देखे, ऊपर दिखेगा ही नहीं, तो उसको जरूरत पड़ी ऊपर उठने की। तो कई वर्षों तक ले वो कोशिश करते गया, तो उठ गया, अभ्यास किया, एक्सरसाइज मान लो इसको। तो कई वर्षों के बाद वो क्या हो गया? सीधा हो गया। अब उसका ये 2 फ्री हो गए। अब जब ये 2 फ्री हो जाएंगे तो किसी चीज को पकड़ सकता है, कोई और काम कर सकता है, रचनात्मक कार्य कर सकता है कि नहीं? तो ध्यान रखना, इस पृथ्वी पर घास मानव के लिए बहुत कुछ जीवनदायी सिद्ध हुआ है, कि पहले वो घास ऐसे ही चलता था, घास बहुत हो गए तो उसको दूर तक दिखता ही नहीं था, ये चाहता था दूर देखने के लिए, ऐसे देखे तो पूरे झाड़ी झाड़ी दिखी। तो कोशिश किया ऊपर उठने के लिए, हाँ, नहीं दिखता। अभी भी जीव जंतु होते को उठा के देखते हैं, हनुमान, बंदर वगैरह को देखना। और इसलिए चिंपैंजी को मानव के सबसे करीबी माना जाता है। हमारे पूर्वज कौन थे? तो ये घास के वजह से हम लोग सीधा हो पाए। अब जब सीधा हो गए, हाथ फ्री हो गया। अब कुछ समय और बीता, मतलब कई वर्षों तक ऐसे बीते, तो उसमें अपने जो विचार है, भावना है, इसको प्रकट करनी होगी, तो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी। तो हमने शुरू में तो सिंबल यूज किया होगा, है ना। अगर प्रेशर लगा तो ऐसा कुछ करेंगे, मैंने बहुत कुछ ऐसा किया हो गया, जाना है आना है, या कुछ अजीब टाइप की आवाज निकाला गया होगा जिसका कोई अर्थ नहीं होता होगा, लेकिन वो लोग समझ लेंगे। आज हम लोग उसका अर्थ नहीं निकाल पाते, है ना। तो ये क्रम है विकास का। तो सबसे पहले कौन सा आया? सांकेतिक, सिंबॉलिक वाला मामला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सांकेतिक भाषा। तो देखो, एक्चुअल में कई लोग ये मानते हैं कि सांकेतिक भाषा नाम की कोई चीज नहीं है। भाषा 2 ही प्रकार के हैं, लिखित और मौखिक, मौखिक और लिखित। लेकिन सांकेतिक को भी कई किताबों में कहा जाता है कि ये भी तो एक भाषा ही है, हम अपने विचार और भाव को प्रकट कर पाते हैं। अगर डिफिनीशन देखोगे भाषा किसे कहते हैं, तो हम वही लिखते हैं कि अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। जिस माध्यम का हम यूज कर रहे हैं उसी माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा। तो हम कोई भी अपना भाव विचार कोई भी व्यक्त करने के लिए कोई भी माध्यम यूज कर रहे हैं तो उसको हम भाषा बोल देंगे। तो हम इशारा का यूज कर रहे हैं तो ये भी एक माध्यम हो सकता है, तो सिंबल को हम रख सकते हैं। अब मान लो ऐसा ऑप्शन दे कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कहे 3 4 5 6, उसमें 2 है ही नहीं, तो तुमको 3 ही मार के आना है।
मान लेना है कि राइट जो क्वेश्चन सेटर है वो सोच के आया है कि हम चाह रहे हैं 3 कि तुम 3 बोलो, लेकिन अगर उसमें 2 है 3 है 4 है तो हमको 2 मारना है। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर किताबों में 2 को ही माना जाता है कि ये भाषा है, क्योंकि हम उसमें एक सटीक माध्यम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? मान लो एक पिद्दी नाम का लड़का है ना, और ये लड़का है, तो चोटी जिसका बन गया लग रहा है छोटी लग रही है, और यहाँ से ये कुछ बोलना शुरू करेगा, है ना, कुछ बोलना शुरू करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? ध्वनि। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? साउंड। देखो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ना जो ये सोचेगा कि मतलब हिंदी पढ़ा रहे हो इंग्लिश लिख रहे हो। इस समझना हमको, मतलब साइंटिफिकली समझना है। जरूरी नहीं कि हम हिंदी को हिंदी में ही पढ़ें, वर्णमाला को ऑर्थोग्राफी भी कहेंगे, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। कई लोग को ध्वनि नहीं पता चलता होगा, मतलब सीबीएसई वाले होंगे उनको पता नहीं चली ध्वनि क्या होता है, तो साउंड जरूरी। तो सोचो, अब जैसे कोई इंसान कुछ बोलता है तो क्या निकलता है? ध्वनि। और एक्चुअल में ध्वनि क्या होती है? कंपन होता है। तो ये ध्वनि निकला, यह ध्वनि अगर सार्थक हो तो हम इसको कहेंगे मौखिक भाषा। मुंह से कुछ हमने बोला, उस ध्वनि से सामने वाला जो इंसान है हमारे भाव और विचार को समझ लिया, तो हम इसको क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। कि हमने एक ध्वनि का यूज किया अपने विचार और भाव को प्रकट करने के लिए। कोई दिक्कत? अच्छा, अब तुम सोच के देखो, क्या इस भाव और विचार को हमने जो ध्वनि का रूप दिया है, क्या ये बहुत दिन चिरकाल तक हो सकता है? बहुत दिनों तक रह सकता है? अनुभूति इसका नहीं हो सकता। हो सकता क्या? तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हमने जो अपने भाव को ध्वनि का रूप दिया है वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। इस जो कंपन निकले होंगे ना, वो बहुत सारे पार्टिकल्स ऑब्जर्व कर लेंगे उस कंपन को, और ध्वनि समाप्त। तो हम अपने भाव और विचार को प्रकट करने की ध्वनि उत्पन्न किया करने के लिए, और वो ध्वनि समाप्त हो जाएगी। तो कुछ वर्षों तक तो यही चलेगा, माने कुछ वर्षों क्या, कई वर्षों तक चला होगा, है ना, शताब्दियों तक चला होगा। सूर्य के मानव वो जानते होंगे यही तरीका है, वो अपनी भाषा में अपने ध्वनि अलग अलग निकालते होंगे, अपने भाव को व्यक्त करते थे। पर ये समय जब बीतता गया और ये फील किया गया कि हमारा, जब इतना मानव को सोचने की क्षमताएं हो गई कि हमारा आने वाला जो पीढ़ी है हमारी भाव को कैसे याद रखे, या हमने जो भी कुछ अद्वितीय चीज खोजा है इसकी जानकारी कैसे रखे। अब सोच के देखो, अगर शताब्दियों से अगर मानव रह रहा होगा तो कुछ ना कुछ उसको औषधीय ज्ञान हो गई होगी, कुछ तो ज्ञान हुआ होगा कि नहीं? तो उस ज्ञान को आगे की पीढ़ी को बताने के लिए उसको क्या करना पड़ा होगा? तो चाहा होगा कि इसको कुछ लिखित रूप दिया जाए। तो हम अपने भाव और विचार को बहुत दिन तक अगर रखना चाहते हैं तो हम उसका एक लिखित रूप देते हैं। हम उस ध्वनि के लिए, उस भाव के लिए अलग अलग ध्वनि के लिए हम अलग अलग संकेत का यूज करते हैं, चिन्ह का यूज करते हैं, और सबको ही मान लेगा कि ये रहेगा। जैसे तुम सोचो, अगर तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन तुम्हारा नाम जो आज है वो नहीं रखा गया होता, और मान लो रखा गया होता कुछ और, पिद्दी रखा गया होता, तो तुम बड़े होते तो सब लोग पिद्दी ही बोलते कि नहीं? कुछ और नाम रख दिया जाता, है ना। अगर इस चीज को हम लोग आज क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अगर इसको मान लो आज इसको हम मार्कर कह रहे हैं इंग्लिश में, अगर इसका नाम जो शुरू में जिसने रखा उसने इसको कहा था ये लोटा है, तो सही लोटा ही होता। तो यही बात होती है, हम सबसे पहले कुछ एज्यूम करते हैं और उस चीज को मान लेते हैं और सबको बताते हैं घूम घूम के। अब बैठा बैठा पढ़ाते हैं उसको कि देखो ये है। तो जब सब लोग को ही पता होता, फिर किसी से पूछा जाता ये क्या है, तो कहता फलां चीज। जैसे बच्चा होता है, बच्चा अगर देखो, अगर गाय है, गाय तो सिखाया जाता है उसको कि क्या है, तो बोलता है, मतलब पहले शुरू में बताया जाता है, कुछ दिनों बाद उसको लोड हो जाता है उसमें कि ये गाय है, दिस इज अ काउ, फिर गाय गाय समझ लेता है। सीबीएसई का एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्या होता, सीबीएसई वाले स्कूल में क्या कहता है, हर चीज को इंग्लिश में बोलते हैं। ये काऊ है, फोटो दिखाते क्या बोलते हैं? काऊ है। बच्चा घर आता है तो बोलता है काऊ है। वाटर बोतल बोलते हैं, पानी का बोतल को क्या बोलते हैं? वाटर बोतल, तो वाटर बोतल बोलते हैं। लेकिन गलती से उन्होंने कोई ऐसा चीज जिसको उन्होंने अपने किताब में जगह नहीं दिया, है ना, तो उस चीज को अगर मान लो गांव में बार बार बिल्ली आती है
तो मम्मी ने या कोई घर वाला ने बोला बिलाई है ये। अब बच्चा उसी चीज को लूट कर लिया। अब उसके स्कूल में भी बोला जाएगा, फोटो जैसे दिखाई जी क्या है, बोला बिलाई। वो बोलता होगा मेरे विचार से, है कि नहीं? तो जो फर्स्ट टाइम में जो बताया जाएगा ना वो सीख लेगा। और ये बात अगर उसको उससे डिलीट करना है तो कई वर्ष लग जाएंगे उस बात को डिलीट करने में। अगर हम इसका नाम बदलना चाहे मारकर, इतना आसान काम नहीं है। तो अभी योगी साहब अभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिए हैं, पर बहुत सारे लोग को कहो प्रयागराज तो बोलते, उनको लगता है प्रयागराज इलाहाबाद 2 शहर है, लेकिन उनको ही नहीं पता उसका नाम बदल गया है। और अभी पुराने वाले लोग होंगे क्या बोलेंगे, इलाहाबाद जा रहे हैं। क्योंकि नाम चेंज करना कर दोगे, लेकिन जन समुदाय से कैसे हटाओगे? वो तो बहुत दिन तक चलेगा, समय लगेगा उसमें। बोलो है ना? तो हम अपने भाव या विचार को बहुत दिन तक अगर रखना है तो हम उसको क्या देते हैं, एक लिखित रूप देते हैं। और लिखित रूप के लिए बहुत सारे लोग उसका अलग अलग संकेत देते हैं। और जिस समय संकेत नहीं था, ये आज वर्तमान संकेत नहीं था, तो तुम साइंस में पढ़ा होगा ब्राजिलियस वगैरह के बारे में, केमिस्ट्री में। वो सोना के लिए एक अलग फोटो बनाता है, चांदी के लिए अलग फोटो बनाता है। ये अब मान लो हम लोग सोना के लिए एयू यूज करते हैं, औरम, है ना? लेकिन जिस समय बर्जिलियस साहब थे उस समय फोटो बनाते थे वो ये माना जाता था कि ये फोटो अगर कहीं रहेगा केमिस्ट्री में तो समझ लें ये सोना है। तो फोटो पे सब चीज, तो एक पैटर्न होता है। तो इसी तरह से वो अगर कोई कर रहा है तो आर्य लोगों ने क्या कह दिया, उसको अ कह दिया। कहा कि ये जो फोटो है ना इसको हमको अ कहना है। क्या बोलना है? अ। और उसमें लिख भी दिया कि ये बोलना कहां से है। समझ रहे हो? देखना, कवर को कंठ से बोलते हैं, क को। इसको ऐसा फोटो बनाया और कहा देखो ऐसा लगाएंगे, इसको बोलेंगे क। अब बोला कि बोले कहां से, तो बोला कंठ से बोलना है, क। तो मैंने तरीका भी बताया कि उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे, उच्चारण कैसे करना है। अब फोटो भी दिखा दिया और कहा कि ऐसे ऐसे चीजों को अब अगर कुछ लिखना है तो हम उसी चीज का यूज कर लेंगे। चाइनीज वाले होंगे, अगर मान लो एक हम नया भाषा बना रहे हैं, चाइनीज वाले को अभी छोड़ो, उनको बार बार क्यों लेना उनको। मान लो अगर हम कुछ नया भाषा बनाते और हमने कहा इस चीज को कुछ कहेंगे, ठीक है? इस चीज को हमने नाम दे दिया कि इसको बोलना है, एक साउंड दिया प, ऐसा कुछ। इसको हम क्या समझेंगे कि ये प है। ऐसा जो साउंड दे रहे हैं वो देखो, अभी एक दूसरे से हम चूंकि हिंदी वाला देवनागरी लिपि वाला सोच रहे हैं तो इधर कन्वर्ट होना थोड़ा मुश्किल है। पर अगर कोई नया भाषा बनता है तो कैसे बनता है, जब वो कोई भाषा नहीं जानते वो लोग, तो नया सिखाया जाता है। जैसे ए है ना, ए तो हम लोग देवनागरी में तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश वाला रोमन वाला क्या सीखा, देखो ये ए है, हम लोग को सीखना पड़ता है। ये है, और वो इंग्लिश वाले क्या कहते हैं, ये ए है। और बोलते हैं कि जब भी ए की बात होगी तो ऐसा लिखना है, और छोटा में कर देना ऐसा। समझ रहे हो? तो इसी तरह से अगर कोई नया भाषा बनाना होगा, मुश्किल काम है, इतना आसान काम ना है। तो हमने इसको क्या कह दिया, प। ऐसा कुछ फोटो बना दिया, इसको हमने कह दिया चौ, है ना? ऐसा कुछ किया हमने, इसको कह दिया न, है ना? अब सोचो, ऐसा कुछ हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ हम कर रहे हैं, इसको कह देंगे ब। किसी का लिखो बचपन, तो क्या लिखेगा, ऐसा कर देगा। हम तो जान रहे हैं बचपन लिखा हुआ है, क्योंकि हमने हल्ला कर दिया, सबको पैसा ले लेके पढ़ा दिया है ना? तो एक नया भाषा बन जाएगा, चाइना वाला भी नहीं समझ पाए। वैसे देखेगा ये करेगा, पता नहीं चलेगा क्या है। समझ रहे हो? तो ऐसे बनाया जाता है। तो जो भी, अगर हम देवनागरी लिपि की बात कर रहे हैं तो इस लिपि में भी शुरू के जो लोग होंगे उसको हम साइंटिस्ट कहना चाहिए हमें, या हिंदी के ज्ञाता विद्वान लोग, उन लोगों ने ऐसा जो साउंड्स थे वो लोग उच्चारण कर रहे थे, उसका उन्होंने एक चिन्ह दे दिया। क्या दे दिया? चिन्ह दे दिया। तो वो जो संकेत दिया गया है उसी संकेत को हम लोग वर्ण कहते हैं, है ना? और उसी के सहयोग से हम ये चीजें बनाते हैं। तो इसको हम वर्णमाला में पढ़ेंगे। पर इतना समझ में आ रहा है कि संकेत कैसे हुआ होगा। पहले तो सब मौखिक चल रहा होगा, पर किसी ने सोचा होगा हमको लिखित रूप देना है, तो इस साउंड का हमें कोई ना कोई चित्र बनाना होगा और सबको बताना होगा कि ये चीज है। मैं तुमको बताऊं, जब ये लिखित रूप नहीं आया था तो कितना दुख था। ऋग्वेद में ऐसा मिलता है कि उस समय गुरु अपने शिष्यों को ऐसे पढ़ाते थे जैसे मानो 100 मेढक एक साथ टरटरा रहे हैं। ऐसा, मतलब अगर सारे बच्चे बैठे हैं और गुरु जी को पता है कि ये चीजें ज्ञान है, लिखित रूप नहीं है,
और उनको पढ़ाना है। अब याद करवाते थे क्लासरूम में ही, है ना, फलना चीज बोलते थे वो सब बोलता था। और क्या लिखा है कि मानो ऐसा कि 100 मेढक एक साथ टरटरा रहे हैं, मतलब गुरु जी उसको पूरा बुलवाते थे और फिर उसको याद हो जाता था। और फिर जिसको याद है ज्यादा तो फिर अगला पीढ़ी को फिर वो याद करवाता था। ये सब मौखिक चलता था। तुम्हें क्या लगता है कि सब 100% वैसे ही होते गया होगा कि कुछ चेंज भी हुआ होगा? इसमें दिक्कत यही है कि ये रूप बदलता चला जाएगा, रूप बदलता चला जाएगा। हो सकता है उस टीचर का भी अपना भी तो व्यक्तिगत कुछ विचार होगा, मिला देगा उसमें, ऐड ऑन हो जाएगा, कुछ माइनस कर देगा। तो इसमें मौखिक भाषा में दुख है ये कि ये हमेशा थोड़ा थोड़ा छीर होते चला जाएगा, या इसका रूप भी बदल सकता है। लेकिन लिखित रूप अगर हमें मिल जाए, वैदिक सभ्यता के कुछ चीज है और लिखी हुई संस्कृत में हो, तो हम आज भी पढ़ के वही बात निकाल सकते हैं। तो अगर हमको फाइनली बहुत दिन तक अगर किसी विचार को, भाव को रखना है, तो हमें क्या देना पड़ेगा? उसका लिखित रूप देना पड़ेगा। और लिखित रूप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ध्वनियां निकली है उसको एक संकेत के रूप में चिन्हित करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, एक आकृति देनी पड़ेगी। समझ गए? तो लिपि क्या होता है? लिपि कुछ भी नहीं है, ध्वनियों को एक सांकेतिक रूप देना लिपि कहलाता है। और देवनागरी लिपि जो है, जो हम लोग लिखते हैं क ख ग, ये सब जो लिपि है देवनागरी लिपि का है। और ध्यान रखना है, देवनागरी लिपि के सभी वर्ण समान आकार के होते हैं, मतलब उनका साइज जो होता है ना समान होता है। जैसे हम अ लिख रहे हैं ना, तो अ फिर आ, ये समान साइज के हैं। फिर क भी इसी साइज का होगा, ख भी इसी साइज का होगा, य भी इसी साइज का होगा, सब इसी साइज का है कि नहीं? लेकिन रोमन में थोड़ा अलग है। देखो ये आ हो गया, फिर कहेंगे छोटा है, तो फिर यहाँ थोड़ा अलग हो रहा है। लेकिन हिंदी में क्या है, देवनागरी लिपि में क्या है, सभी वर्णों का साइज क्या है? समान है। 1 मार्क क्वेश्चन बन गया। देवनागरी लिपि के सभी वर्ण होते हैं समान साइज के, समान आकार के, है ना? तो ये आपको समान आकार वाला ऑप्शन चुनना है, ठीक है? कोई दिक्कत? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि मानव जब विकास किया था और ये सब घूमते चला गया, तो अब ये इसकी जो भाव विचार थे वो ध्वनि का रूप लिया। फिर ध्वनि से कैसे एक लिखित रूप में आया होगा, तो उस समय के जो जानकार लोग होंगे उन लोगों ने क्या किया होगा, उस विचार या भाव जो ध्वनि आई है उसका एक रूप दिया, लिखित संकेत दिया, फोटो बनाया होगा। ये महज क्या है, फोटो ही तो है कि हम ऐसा कर रहे हैं, इसको बोलेंगे अ, हम ऐसा कर रहे हैं और इसको बोलेंगे क, और उसमें लिख भी दिया कि बोलना कहां से है, कंठ से, ताकि कोई अंतर भी ना हो। अब मान लो तुमको पता नहीं, तो अब हम बोलेंगे क, तो ये सब लोग को कहेंगे क कहो, तो फिर लोग कुछ और थोड़ा सा अलग कर देगी, फिर ये थोड़ा अलग कर देगी, फिर वो थोड़ा अलग कर देगा कि नहीं?